ये है हमारा थियरी। ओके, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लेके। ओके, कि क्यों हम लोग कूलेंट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, हाई टेम्परेचर विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ इन स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस इंजन कंपोनेंट्स। ओके, सो लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्म विल नॉट बी मेंटेन एट हाई टेम्परेचर। अगर कूलेंट नहीं यूज़ किया तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का भी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा और वो भी बराबर काम नहीं करेगा। एक्सेसिव हीटिंग विल कॉज प्री इग्निशन, फिर उसके अंदर डिटोनेशन होगा। अनइवन एक्सपांशन ऑफ पिस्टन इन सिलेंडर में रिजल्ट इन सीजर ऑफ पिस्टन, यानी पिस्टन सीज हो जाता है। सीज हो जाता है यानी वो अटक जाता है सिलेंडर के अंदर और वो काम नहीं करता। तो अगर इसका बहुत ज़्यादा एक्सपांशन हुआ बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ टेम्परेचर, तो सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो 160 टू 250 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके, उसकी बात हो रही है। फिर उसके अंदर बहुत सारे टाइप है कूलिंग सिस्टम के, वो ये बता रहा है कि उसके अंदर हम लोग एयर कूलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। एयर कूलिंग में क्या है, एयर कूलिंग इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल कैपेसिटी इंजन्स के लिए, यानी कि हमारे स्कूटर मोटरसाइकिल्स में एयर कूलिंग ही होता है, या रादर देन कोई कोई इंजन्स ऐसे आए हैं। ओके, KTM एंड ऑल, वहाँ पर वाटर कूलिंग भी यूज़ हो रहा है इतने छोटे से इंजन, यानी कि छोटे से इंजन की बात नहीं, वहाँ पे 2 सिलेंडर इंजन है, लेकिन वहाँ पर इतने छोटी जगह में उन लोग वाटर कूलिंग सिस्टम भी एम्प्लॉय कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ओके, टू कूल द इंजन प्रॉपरली, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक छोटी से बाइक में वाटर कूलिंग सिस्टम आ जाना, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आ जाना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बात है, इतनी छोटी जगह में इसको एम्प्लॉय करना। ओके, तो पहले एयर कूलिंग ही यूज़ होता था मोटरसाइकिल्स में, जितनी भी स्कूटर्स हैं मोटरसाइकिल्स है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वाटर कूलिंग हो रहा है। ओके, सो एयर कूलिंग इज अचीव बाय फोर्सिंग द एयर ओवर द सिलेंडर एंड द सिलेंडर हेड। तो वहां पे क्या हो रहा है, आजू बाजू से एयर आ रहा है, वो एयर वहां पे सिलेंडर फिन्स के ऊपर पड़ रहा है और सिलेंडर फिन्स को भी ठंडा कर रहा है, इंजन को भी ठंडा कर रहा है। ओके, और हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द सिलेंडर टू द एयर डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ एयर। ओके, वेलोसिटी ऑफ एयर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हीट ट्रांसफर रेट कितना है। अब ऑफकोर्स एयर का जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो बहुत कम है, तो वो इतना ज्यादा हीट नहीं ले पाएगा, इसलिए ये कूलिंग सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ लिमिट किया गया है स्कूटर्स के लिए, मोटरसाइकिल्स के लिए, बस उसके लिए ही लिमिट किया गया है, नहीं ना कि हमारे फोर व्हीलर्स के लिए। फोर व्हीलर्स में हमारे पास काफ़ी जगह भी होती है कि हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम एम्प्लॉय कर सकते हैं, पूरा कूलेंट वगैरह, टैंक वगैरह, थर्मोस्टेट वगैरह। ओके, तो काफ़ी जगह होती है, इसलिए वहाँ पे कूलेंट वाला ही सिस्टम यूज होगा। एयर कूलिंग सिस्टम वहाँ पर काम नहीं करेगा इतनी इजीली, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा एयर अवेलेबल नहीं होती है। एयर का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इतना ज़्यादा है नहीं कि वो इतनी ज़्यादा हीट ले सके। ओके, तो इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर वाटर यूज हो रहा है, कूलेंट यूज हो रहा है। ओके, अब क्या लिखा है, सिंस द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स आर रिलेटिवली लो, द सिलेंडर वॉल टेम्परेचर अचीव्ड आर हायर फॉर एयर कूल्ड इंजन्स कंपेयर टू वाटर कूल्ड इंजन्स। ओके, सिलेंडर वॉल का जो टेम्परेचर होता है वो हायर होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे उसको जो इंजन जो वो डिजाइन करेगा, जब इंजीनियर डिजाइन करेगा तो उसको ये याद रखना पड़ेगा कि मेरा इंजन का टेम्परेचर बहुत, सिलेंडर वॉल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अ कार इंजन, तो मुझे उसके हिसाब से मेरे इंजन की स्पेसिफिकेशंस डिजाइन करनी होगी। ओके, मुझे उसका साइज डिजाइन करना होगा ताकि मेरा और टेम्परेचर और ज्यादा ना बढ़े। ओके, so since the wall temperatures are needed to keep up to a limit of 250 degrees Celsius for efficient operation, okay, for efficient operation of the engine, it is necessary to increase the heat transfer rates either by increasing the relative velocity of air, जो हमारे हाथ में तो इतना है नहीं, लेकिन सरफेस एरिया हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द मेटल एक्सपोर्ट टू द सराउंडिंग, और बाय बोथ द मेथड्स। लेकिन in case of two wheelers and aircraft, the high air velocities resulting from their motion is taken to advantage. जो हाई एयर वेलोसिटीज है वो एडवांटेज में ले रहे हैं। ऑफ कोर्स एयर की वेलोसिटी जब व्हीकल चलता है एयरक्राफ्ट्स में या फिर टू व्हीलर्स में, तो वहां पर एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो वो तो हम लोग इसको एडवांटेज तो ले रहे हैं। एयर कूल्ड इंजन यूज्ड फॉर कार्स। ओके, एंड द एयर वेलोसिटीज आर इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ अ फैन ड्रिवन बाय द इंजन क्रैंकशाफ्ट। ओके, एक फैन भी लगा सकते हैं मल्टी सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन में, और एयरक्राफ्ट में भी यूज हो रहा है ताकि उसका वजन ज्यादा ना बढ़े। एयरक्राफ्ट में ये ड्रॉबैक होता है कि उसका वजन ज्यादा नहीं बढ़ा सकते एयरक्राफ्ट का, क्योंकि उसको
उसका वेट जो है वो जमीन पर नहीं आता है, वो उसको हवा में उड़ना रहता है। ओके, तो वहां पर लोगों की कोशिश ये होती है कि जितना हो सके हमारा एयरक्राफ्ट का वजन उतना कम हो, तो वहां पर भी एयर कूलिंग सिस्टम यूज हो रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एयर अवेलेबल है हाई वेलोसिटी से। ओके, सो दैट इज व्हाई कूलिंग फिन्स आर प्रोवाइडेड। ओके, कूलिंग फिन्स ये इस तरह से कूलिंग फिन्स होते हैं। ओके, टू द इंजन, ये तो देखा ही होगा अपने बाइक्स में, बहुत बड़े बड़े फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं और वो हीट को डिसिपेट कर रहे होते हैं। और ये फिन्स के बारे में ये भी है कि इसके बीच में जो गैप है, यहाँ पर जो गैप बता रहा है, वो गैप भी काफी होना चाहिए ताकि एयर वहां से पास हो सके और उसको ठंडा करे। अगर हमने नंबर ऑफ फिन्स बढ़ा दिए और एक गैप को कम रखा ना, तो भी एयर प्रॉपरली पास नहीं होगा और फिर क्या होगा, ये फिन्स जो है क्या होंगे, फिन्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। इसके बारे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं कि फिन्स को कैसे डिज़ाइन होना है, इसके फिन्स के पेटेंट भी होते हैं। ओके, एंड यू कैन थिंक ऑफ डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑल्सो रिलेटेड, इफ यू वांट टू डू अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू हीट ट्रांसफर। ओके, अगर वो प्रोजेक्ट आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हो, सोच सकते हो उसके बारे में। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत आगे लेवल तक जाता है ये ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल। ओके, सो अ गुड प्रोजेक्ट कैन बी मेड रिलेटेड टू दिस फिन्स ऑल्सो, क्योंकि ये इंजन का पार्ट है और इंजन के डिजाइन में अगर आप कुछ इसको हेल्प कर रहे हो तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, सो ये सब सारी चीजें आपको लिखनी है कि फिन्स कैसे डिजाइन हो रहे हैं, फिन्स के बीच में गैप भी होना चाहिए ज्यादा ताकि एयर पास हो, उसका सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एयर ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एयर होगा तो ज्यादा वो कूल हो जाएगा जल्दी से। अगर सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एयर कम है तो वो इजीली कूल नहीं होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको आपके थियरी में बतानी है। एयर कूलिंग सिस्टम है, वाटर कूलिंग सिस्टम है। ओके, फिन्स है, उसके डायग्राम्स आपको बताने हैं। ओके, और फिर एक स्कीमेटिक डायग्राम बताना है। ओके, ये थर्मोस्टेट, उसका वर्किंग कैसे हो रहा है। ओके, ये ऐसे डायग्राम्स है आपके बुक्स में अवेलेबल है थर्मोस्टेट के, कूलिंग सिस्टम के। ओके, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है पुराने वाले जो अभी नहीं पूछे जाते। ओके, वो पुराने वाले तो अभी पूछे नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है उसके बारे में, क्योंकि आप कंपैरिजन करने बोल सकता है कि पुराने सिस्टम में क्या था अभी क्या आ रहा है। ओके, तो ये पुराना सिस्टम है। ओके, पंप है इसके अंदर और थर्मोस्टेट है। सॉरी, ये एक एडवांस सिस्टम है, पंप भी है इसके अंदर, थर्मोस्टेट भी है। तो ये एक एडवांस सिस्टम जो अभी यूज हो रहा है, वो उसका एक डायग्राम छोटा सा उसने बना के बताया। ओके, फिर और भी बहुत सारे टाइप्स है उसके। फिर कंपैरिजन ऑफ एयर कूलिंग एंड वाटर कूलिंग जो मैंने बताया, वही चीज़ें आपको प्रॉपर वे में लिखनी है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट्स के बारे में। ओके, फिर इंजन वार्म अप ज़्यादा होता है एयर कूलिंग में। ओके, सीलिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है एयर कूलिंग में, सील वगैरह जो सील प्रोवाइड करना पड़ता है वाटर कूलिंग में। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारा कूलेंट और लुब्रिकेशन का खत्म हो गया आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ओके, एनी डाउट्स? ठीक है, चलो, ज़्यादा टाइम हो चुका है अभी, मैं ख़त्म करता हूँ लेक्चर। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।